तो आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि जो हम लोगों के 11वीं कक्षा का पहला अध्याय है ना, यहाँ पर क्या है हम लोग का जीव जगत है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि जीवितों का संसार है ना, जीवितों का क्या है, दुनिया है। तो अगर हम लोग क्या करें अपने आसपास, यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग तो भाई पृथ्वी पर रहते हैं और हम लोगों के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, है ना। तो अगर हम लोग अपने आसपास ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं, जैसे जानवर, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, विभिन्न प्रकार के पौधे, रोड पर चलती गाड़ियाँ इत्यादि। ये सब क्या होती हैं, हम लोगों को दिखलाई पड़ती हैं, जिसे हम लोग सजीव तथा कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग तो पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो अगर हम लोग अपने आसपास के और नज़र दौड़ाएं, अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हम लोगों को विभिन्न प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु के साथ साथ बहुत सारे ऐसी वस्तुएं दिखती हैं जो कहीं ना कहीं जो है कुछ हरकतें करती हैं या कोई एक जगह पर स्थिर होती हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से इसको हम लोग सजीव और निर्जीव का दर्जा देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर ट्रेन है ना, जो हम लोगों के पटरियों पर जो है बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं, तो क्या हम लोग उसको सजीव कह सकते हैं, है ना, क्या उसको हम लोग सजीव कहेंगे। अगर हम लोग पक्षी की बात करें तो वे क्या करती हैं, आकाशों में जो है उड़ती हैं, है ना, हम लोग के स्काई में क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, तो क्या हम लोग उसको सजीव कहेंगे, है ना। और ये आपके जो स्टैंड फैन है, यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं चलती हैं, तो क्या हम लोग इसको सजीव का दर्जा देंगे या नहीं। तो मनुष्य है ना, कि अगर मनुष्य जो है अगर सोया हुआ है तो क्या हम लोग इसे सजीव कहेंगे। कहने का मतलब कि हम लोगों के आसपास ऐसे वस्तुएं हैं जो सजीव रहते हुए भी जो है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य सो गया तो क्या हम लोग उसको सजीव नहीं कहेंगे। अगर पेड़ पौधे हमेशा के लिए एक ही जगह पर रहते हैं, है ना, कि विभिन्न प्रकार के पौधे जो होते हैं एक ही स्थानों पर रहते हैं, तो क्या हम लोग उसको सजीव नहीं कहेंगे। तो सजीवों में ऐसा कौन कौन सा गुण लक्षण होता है जिसकी वजह से हम लोग सजीव कहते हैं उन्हें, और किसी भी वस्तुओं में या किसी भी पदार्थों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको निर्जीव का दर्जा देते हैं। जैसे हम लोगों के द्वारा बनाए गए जो रोबोट्स होते हैं वह हम लोगों के इशारे पर काम करती हैं। मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए अलग अलग प्रकार के गैजेट्स हैं, जैसे बड़े बड़े हथियार होते हैं, हम लोग के अलग अलग रोड साइड चलने वाले जो वाहन होते हैं, ये बहुत तेज़ी से क्या करती हैं, रोड साइड दौड़ती हैं, तो फिर भी हम लोग इसको सजीव नहीं कहते हैं। तो आखिर सजीव में आखिर ऐसा क्या होता है जिसको हम लोग सजीव कहते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सजीवों में जो है कौन कौन से लक्षण होते हैं और निर्जीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं। कहने का मतलब कि सजीव जो है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और निर्जीवों को हम लोग कैसे एक दूसरे से अलग करेंगे, यानी कि सजीव और निर्जीव में हम लोग किस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं कि सजीवों में क्या होता है। सजीव जो होते हैं ना वह कोशिकाओं से बने होते हैं। कहने का मतलब जितना भी सारा जो है जीवित वर्ग होगा, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, वह किससे बने होंगे, कोशिकाओं से बने होंगे, है ना। और जो निर्जीव होगा ना, नॉन लिविंग होगा, वह कोशिकाओं से नहीं बना होगा। कहने का मतलब कि इसमें कोशिकाएं अनुपस्थित रहेंगी, किसमें, निर्जीव में। निर्जीव में क्या होगा, कोशिकाएं अनुपस्थित रहेगी, और सजीव में क्या होगा, कोशिकाएं उपस्थित होगी। ठीक है, चलिए दूसरा देखें कि सजीव में क्या होगा, जीव द्रव होगा, क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, और निर्जीव में क्या होगा, जीव द्रव अनुपस्थित होगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा। सजीव में क्या होता है कि नए जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वह अपने जैसे जीवों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन निर्जीव में क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं जो है प्रजनन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है, यानी कि प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा जो है कोई भी जीवधारी नए जीवों को जन्म देती हैं।
तो सजीवों में क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं और वे एक नए शिशुओं को जन्म देते हैं। लेकिन निर्जीवों में क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं और इस वजह से वे नए जीवों को जन्म नहीं दे सकती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला अंतर कि सजीवों में मेटाबॉलिज्म्स की प्रक्रियाएं होती हैं। अब मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसके दौरान जो है कुछ लाभकारी पदार्थ बनते हैं और कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, चयापचय कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। कहने का मतलब कि सजीवों के शरीर के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म्स की प्रक्रियाएं होती हैं और निर्जीव शरीर के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म्स की प्रक्रिया नहीं होती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला अंतर कि सजीवों में वातावरण के अनुरूप संवेदनशीलता पाई जाती है। कहने का मतलब कि सजीव जो है ना वातावरण के प्रति क्या होते हैं, ढलते हैं, बदलते हैं, यानी कि सजीव पर्यावरण को फील कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, निर्जीव में वातावरण के अनुरूप संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब कि जैसे सजीव सब हैं, जैसे मनुष्य हैं, गाय है, भैंस है, जब हम लोगों के पास जो है विंटर का सीजन रहता है तो हम लोग जैकेट्स पहन लेते हैं, गर्मी आता है तो एसी और फैन चलाते हैं। कहने का मतलब हम लोग पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो सजीवों में क्या होता है, वातावरण के अनुरूप संवेदनशीलता पाई जाती है। लेकिन निर्जीव में क्या होता है, वातावरण के अनुरूप संवेदनशीलता, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में सेंसिटिविटी कहते हैं, इसमें नहीं पाई जाती हैं। चलिए अगला अंतर देखें, वृद्धि तथा विकास उपस्थित होता है। सजीवों में जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट्स होता है, ये पाया जाता है। लेकिन निर्जीव में क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट्स अनुपस्थित होता है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट्स निर्जीवों में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। यानी कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, वे सब कहीं ना कहीं जो है एक निश्चित समय आने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जिसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कहने का मतलब कि जब एक सजीवों का निश्चित आयु क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद उस जीव शरीर की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन निर्जीव का कोई निश्चित जीवन क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सजीव जो है, निर्जीव, और इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये आप नोट्स भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, ऐसे सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से सजीव कहलाते हैं। जैसे रोड पर चलती गाड़ियाँ, वो क्या करती हैं, बड़े तेज़ी से दौड़ती हैं। हम लोग के जो एरोप्लेन्स होते हैं वह बहुत सारी दूरियों को कम ही समय में पूरा कर लेते हैं। हम लोग के उड़ते जो पक्षियाँ होते हैं, हम लोग के चलते वाहन होते हैं, है ना, हम लोग के जो स्टैंड फैन होते हैं, और मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया रोबोट्स होता है, कहीं ना कहीं जो है उन सबों में भी क्या होता है, सजीवों के गुण लक्षण होते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग सजीव कहते हैं किसी भी चीज़ों को। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए पहला हम लोग देखें, सजीवों में क्या होता है, कोशिकीय संरचना होता है। क्या होता है, कोशिकीय संरचना होता है, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। दूसरा, सजीवों में क्या होता है, जीव द्रव होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स को क्या कहते हैं, चयापचय कहते हैं। उसके बाद है पोषण। क्या होता है, सजीवों में पोषण होता है, यानी न्यूट्रिशंस होता है। श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी रिस्पायरेशंस होता है। उसके बाद उत्सर्जन होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में एक्सक्रीजन्स कहते हैं। लोकोमोशन होता है, यानी गमन या प्रचलन होता है। वृद्धि विकास होता है सजीवों में, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद है संवेदनशीलता, यानी कि सेंसिटिविटी पाई जाती हैं, यानी पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। और उसमें क्या होता है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शंस होता है, साथ साथ परिवहन होता है। और सजीव की जब निश्चित आयु होती है तो वो क्या हो जाती हैं, डेथ कर जाते हैं, यानी उनकी
मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पहला कैरेक्टर्स देखेंगे कि कोशिकीय संरचना यानी सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जितने भी सारे सजीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है ना, वह क्या होता है, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। और कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। यानी कि जितने भी सारे सजीव होते हैं ना, वह किससे मिलकर के बने होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। और कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन की, है ना, या सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। जीवधारी एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो जितने भी सारे सजीव हैं, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, वो सभी जो है ना कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। और कोशिका को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि कोशिका जो होती हैं वह जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, है ना। और कोशिकाओं से मिल करके जो है क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, है ना। तो उत्तक की परिभाषा क्या हो जाएगी, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। और जितने भी सारे सजीव होते हैं वह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। कहने का मतलब कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे जीवधारी होते हैं ना, वह क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। कहने का मतलब कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। सबसे पहले जो है मृत कोशिका की खोज और रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। यहाँ पर जो है जितने भी सारे हम लोग के सेल्स हैं और सेल्स जो कि सजीवों में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी होती हैं और डिस्कवरी में सबसे पहला जो नाम आता है वो रॉबर्ट हुक का आता है। और उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं के बारे में पता लगाया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि स्वयं जो है ना सूक्ष्मदर्शी तैयार किया और सूक्ष्मदर्शी की मदद से जो है ना कॉर्क कोशिका, कॉर्क क्या होता है, पौधों की कोशिका होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन पौधों की कोशिकाओं को अनुप्रस्थ काट करके सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो उन्होंने पाया कि उसमें जो है ना सेक्शन में, यानी कि अनुप्रस्थ काट में मधुमक्खी जैसी संरचना दिखलाई पड़ती हैं, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका का नाम दिया। यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे ना, और ये कब की घटना है, 1665 ईस्वी की घटना है। तो उन्होंने क्या किया कि कॉर्क सेल को अनुप्रस्थ काट करके और अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें जो है ना बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका का नाम दिया, सेल्स का नाम दिया। तो इस तरह से जो है ना कोशिका की खोज हुई थी। और ध्यान में रखिएगा किस कोशिका की खोज हुई थी, मृत कोशिका की खोज हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो ल्यूवेनहॉक ने बताया था। किसने बताया था, ल्यूवेनहॉक ने बताया था, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग आगे देखें कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुली से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा होता है। जो सेल थ्योरी है ना, यानी कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक जो आपके हैं वनस्पति शास्त्री थे, मैथियास जैकब स्लाइडेन और फिजियोलॉजिस्ट थियोडोर स्वान। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत जो है ना वो आपके जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था, जो आपके स्लाइडन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। कब, 1839 ईस्वी में। तो कोशिका सिद्धांत क्या है भाई, कि जितने भी सारे जीवित वर्ग होते हैं ना, चाहे वो पौधे होते हैं, चाहे वो जंतु होते हैं, वो सभी के सभी ना कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि जीवितों का शरीर किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जीवन की संरचनात्मक और
कार्यात्मक इकाई कहते हैं। और कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्लाइडन और स्वान ने बताया था। कब भाई? 1839 ईस्वी में। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। और वह कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। किनसे किया गया था डिस्कवरी? कॉर्क सेल से किया गया था। कैसे किया? तो उन्होंने अनुप्रस्थ काटा और अपने द्वारा माइक्रोस्कोप में देखा और उसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखलाई पड़ी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका का नाम दिया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दुनिया की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह क्या होती हैं? माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती हैं। क्या होती हैं? माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। और माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब कि सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का हम लोग क्या कहते हैं? आकार बदलने वाला कहते हैं, जोकर्स कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती हैं? ऑस्ट्रिच की कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग, है ना। शुतुरमुर्ग जो है एक प्रकार का पक्षी है, तो उनके जो अंडे होते हैं ना, वह दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव एक मूलभूत यानी कि फंडामेंटल संरचना से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका कहा जाता है। और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेल्स आर कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कि जीव द्रव। जीव द्रव क्या होता है? जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि जितने भी सारे सेल्स होते हैं ना, तो जैसे जीवित कोशिकाएं हैं, चाहे पौधे के हों चाहे जंतुओं के हों, उन सबों में क्या होता है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में ना आपके कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ना एक जटिल यौगिक के मिश्रण से बनी जो है भड़ी होती हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं ना, क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यौगिक मिश्रण से क्या होती हैं? भड़ी होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो होता है क्या होता है? कुछ द्रवित पदार्थ होता है जो किसके किसके बने होते हैं? कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ के। इन दोनों के मिश्रण से क्या होता है? बना हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्स के अंदर में पूरा क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। तो इन्हीं संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। यानी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का मिक्सर पाया जाता है, तो उन्हीं मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। और एक वैज्ञानिक थे हेक्सले, क्या नाम था उनका? हेक्सले नाम था। और उन्होंने क्या किया कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा, जो कोशिका की क्या होती हैं? आत्मा होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं, हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने क्या कह दिया? भौतिक आधार कह दिया, जो कोशिका की क्या होती हैं? आत्मा होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिकाएं हैं और कोशिका के अंदर क्या है? आपका केंद्रक है, यानी सेंट्रल पोर्शंस में क्या है? केंद्रक है। और ये क्या है? कोशिका भित्ति होती हैं, यानी सेल वॉल्स है। और इसमें क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव भरा हुआ है। और केंद्रक अंदर में जो है, केंद्रक के अंदर में क्या है? केंद्रक द्रव है। तो जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? तो केंद्रक के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर में अगर जीव द्रव रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कोशिका द्रव कहेंगे। और केंद्रक के अंदर में अगर जीव द्रव रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर जीव द्रव्य कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर हो तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन अगर
जीव द्रव केंद्रक के अंदर में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि जीव द्रव जो होता है वह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो है जब दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीव द्रव कहते हैं। तो इसका मतलब जीव द्रव को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब क्या होगा, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाए जाते हैं और केंद्रक के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर, तो इन दोनों के जो सम्मिश्रण जो होंगे ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। और कोशिका द्रव भी किसको कहेंगे, तो केंद्रक के बाहर होगा। क्या होगा, केंद्रक के बाहर होगा और कोशिका के अंदर होगा। जैसे कि अगर जीव द्रव कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। लेकिन अगर जीव द्रव्य जो है केंद्रक के अंदर हो तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य बराबर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म बराबर लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर प्रोटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कोशिकांग हैं। क्या है, कोशिकांग हैं, कोशिका का अंगक है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या होते हैं, एनर्जी हाउस के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा ना, माइटोकॉन्ड्रियोप्लाज्म है ना, इस तरह से, तो क्या होगा कि जब प्रोटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियोप्लाज्म कहते हैं। और जब सब कोशिका द्रव्य से, यानी कि जब कोशिका द्रव्य से सभी कोशिकांग हटा दिए जाते हैं ना, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, साइटोसॉल। क्या कहते हैं, साइटोसॉल्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है डुगार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने जो है 1835 ईस्वी में की थी। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है ना, जीव द्रव की खोज किसने की थी, डुगार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में की थी। और पुरकेंजे नाम के वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, यानी जीव द्रव शब्द दिया, है ना। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, डुगार्डिन ने की, लेकिन प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, पुरकेंजे ने दिया था। चलिए अब हम लोग देखें आगे कि जीव द्रव को कोशिका का भौतिक आधार कहा जाता है, जिसको अभी हम लोग के फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के है, जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। यानी कि जो जीव द्रव होता है जो कहाँ होते हैं, केंद्रक के अंदर भी होते हैं और केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर भी होते हैं। तो किसका बना होता है, ये कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के मिश्रण से बना होता है। तो कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के द्वारा ही संपन्न होती हैं। यानी कि कोशिका के अंदर जितना भी सारा जो प्रोसेस होता है वह सब कहाँ होता है, कोशिका द्रव में ही संपन्न होती हैं। जैसे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस या कंपार्टमेंट्स नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब जितने भी सारे आपके सरलतम कोशिका है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल्स कहते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्रोकैरियोटिक कहते हैं, या इसको आप प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, सरल प्रकार के कोशिका। तो उसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे, तो केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होगा और कोशिकांग भी मौजूद होंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक्स कहेंगे। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको कहेंगे, तो केंद्रक के बाहर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं होगा और कोशिकांग भी नहीं होगा, है ना। कोशिकांग किसको बोले, माइटोकॉन्ड्रिया को बोले, राइबोसोम्स को बोले, लाइसोसोम्स को बोले, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोले, माइटोकॉन्ड्रिया को बोले। तो ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, कंपार्टमेंट उपस्थित होता है, यानी कि स्पेस मिल जाएंगे और इसके साथ कोशिकांग उपस्थित होता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है। मेटाबॉलिज्म्स जिसको हम लोग हिंदी भाषा में चयापचय कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म्स कहा जाता है। तो चयापचय में दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रक्रियाएं होते हैं। पहला है आपका
उपचयन। क्या है? उपचयन। और दूसरा क्या है? अपचयन। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो है ना सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? चयापचय कहलाती हैं। कहने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म्स कहा जाता है। और मेटाबॉलिज्म्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उपचयन और दूसरा क्या होता है? अपचयन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म्स जो होता है वह जो है ना आपका ग्रीक वर्ड्स यानी कि जो आपका ग्रीक शब्द से आया है मेटाबॉल। किससे आया है? मेटाबॉल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन। यानी कि मेटाबॉलिज्म्स जो है ना यह ग्रीक शब्द से आया है, मेटाबॉल से आया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो चयापचय क्या होता है? जीवों में जीवन को बनाए रखने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समूह होता है। कहने का मतलब कि जो चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म्स होता है, वह एक अकेले प्रक्रिया का जो है सम्मिश्रण नहीं होता है। यह जो है बहुत सी प्रक्रियाओं का सम्मिश्रित रूप होता है ना। इसके मुख्य कार्य जैसे भोजन में ऊर्जा को कोशिकीय प्रक्रियाओं को चलाने के लिए उपलब्ध ऊर्जा में बदलना, वातावरण पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देना। तो ये सब क्या है? मेटाबॉलिज्म्स के जो हैं क्रियाकलाप हैं। फिर हम लोग आगे देखें कि मेटाबॉलिज्म्स जो होता है यानी चयापचय जो होता है इसे हमारे शरीर का इंजन भी कहते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म्स जो होता है हम लोग अपने शरीर का क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म्स जो होता है इसको हम लोग कैसे करेंगे? मेटाबॉलिज्म्स जो होता है यह दो प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या होता है? कैटाबॉलिज्म्स होता है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म्स की प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ लाभकारी पदार्थ बनते हैं और कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। तो अगर लाभकारी पदार्थ बनता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म्स। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म्स कहते हैं। और अगर हानिकारक पदार्थ बनते हैं या विषाक्त पदार्थ बनते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म्स कहते हैं। तो इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशंस यानी पोषण। पोषण क्या होता है? तो जैविक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवधारियों को आवश्यक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब कि जितने भी सारे सजीव होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे अलग अलग जो है वर्क डन होता है, जैसे श्वसन होता है, पोषण होता है, परिवहन होता है, प्रजनन होता है, आपका जितना सारा प्रक्रिया है परिवहन होता है। तो इन सारे प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और तो ये ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से मिलेगी? भोजन के ऑक्सीकरण से मिलेगी। तो अतः जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग ऊर्जा कैसे कहाँ से ले पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। पोषण की प्रक्रिया में भोजन का अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना और अवशोषण तथा स्वांगीकरण, इसके साथ साथ बहिर्क्षेपण भी शामिल होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि अमीबा में अलग अलग प्रकार के जो हैं स्टेजेस होते हैं, चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले भोजन को कूटपात की मदद से शरीर के अंदर लिया जाता है, फिर उसको पाचित किया जाता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर एसिमिलेशन जिसको हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं, और उसके बाद शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से पोषण की प्रक्रियाएं होती हैं। जनरली क्या होता है कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जितने भी सारे हरे पौधे हैं वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी सारे हरे पौधे हैं मुख्य रूप से क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में भाई? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। तो इस स्थिति में जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है। लेकिन कवक, बैक्टीरिया, जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का क्या होता है, अभाव होता है। अतः ये कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, पौधे और उनके उत्पादों पर आश्रित रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। अगर कोई भी जीवधारी भोजन नहीं बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरे जीवों पर आश्रित होंगे। तो और दूसरे जीवों पर आश्रित क्यों होंगे, क्योंकि भोजन नहीं बना पा रहा है। और भोजन क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति है। तो यह क्या करता है, पौधे तथा पौधों के उत्पादों पर आश्रित रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं।